सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 23 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले पेज पे खबर है मोदी जी बायलैटरल टुडे। असल में ब्रिक्स समिट को ज्वाइन करने गए भारतीय प्रधानमंत्री जी को लेके ये खबर है। आने वाले समय में भारत, चाइना, रशिया के बीच में और संबंध गहरे होते दिख रहे हैं और चाइना ने कई चीज़ों पे सहमति जताई है। एलएसी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेके भी अब शांति समझौते की बात हो रही है। जो पेट्रोलिंग लंबे समय से एक परेशानी का सबब रहा था हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, बुरी खबर आती है। 6 of 12 disciplines in which India won medal at 22 Commonwealth Games, contributing 37 out of 12 succeeding medals, have been dropped from the 2026 edition. 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लासगो में होने हैं उसमें 12 स्पोर्ट्स हटा दिए गए हैं, विशेषकर जिसमें भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला था। अब ये चुनौती रहने वाला है हमारे भारतीय खिलाड़ियों के लिए कि वो आने वाले समय में कैसे इसे टैकल करते हैं, या भारत के लिए भी जो हमारी ओलंपिक कमेटी है वो कैसे नए खिलाड़ियों को तैयार करे उन उन एग्जिस्टिंग कैटेगरीज में खेलने के लिए। ओपनिंग अप टू चाइना, गवर्नमेंट लुक्स एट ऑप्शंस एज बिजनेस माउंट प्रेशर। The easing also helps China with its economy slowing down, domestic consumption throttle, and regions such as European Union and US पुशिंग प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ्स अगेंस्ट कंट्री। ये असल में चाइना भी कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है और चाइना में डोमेस्टिक मार्केट तो ठीक नहीं चल रही है, मगर चाइना की जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो ठीक चल रही है। तो चाइना भी कहीं ना कहीं सोच रहा है कि अभी युद्ध वगैरह चक्कर में नहीं पड़ना है या कॉन्ट्रोवर्सीज में ट्रेड कर लेते हैं पहले। रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज आर स्टिल फार बेटर फ्रॉम द 2020 रियलिटी व्हाइल देयर आर साइंस ऑफ ईजिंग ऑफ टाइज। हम जानते हैं स्थिति ठीक चल रही है पहले के मुकाबले। इंडिया एक्सपोर्ट्स टू चाइना हैव रिमेन्ड स्टैग्नेंट व्हाइल इंपोर्ट्स हैव सोड। हम तो कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मगर हाँ इंपोर्ट ज़रूर हमने बढ़ा दिया है और इंपोर्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है। Last month, External Affairs Minister Jaishankar said Indian goods do not have the same market access in China as Chinese products enjoy in India. While Chinese imports surpass $100 billion कारोबार में बढ़ा चुके हैं इन फाइनेंशियल 24। जो कारोबार 2005-2006 में मात्र $10 बिलियन का था वो आज $100 बिलियन का हो चुका है। India export barely crossed $16 billion in last financial year and have remained at the level for long time. मगर हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको वो है मात्र $16 बिलियन का कारोबार। $16 बिलियन का हम इंडिया से चाइना को भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर चाइना से जो ले रहे हैं वो है $100 बिलियन का। A working paper by the EACPM said that exporters face a range of non-tariff barrier in China। और ये कहते हैं कि हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें कुछ समस्या झेलनी पड़ती हैं डंपिंग ड्यूटी से लेकर टैरिफ्स वगैरह वगैरह में। चाइना टू प्रिवेंट लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू डोमेस्टिक हाउसिंग क्राइसिस, और यहाँ तमाम बातें लिखी हुई हैं। India stepped up anti-subsidy measures against China with over 30 anti-dumping investigations in 2024 alone, the highest number against a single country. Products under scrutiny include industrial items such as plastic processing machines, vacuum inflated flasks, etc. ये एंटी डंपिंग मेजर्स इन्वेस्टिगेशंस वो होती हैं कि कोई दूसरा देश ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे मार्केट में डंप कर दे रहा है कम प्राइस में, उसी प्रोडक्ट की जो कीमत हमारे देश की होती है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए सरकार उसे कैसे काउंटर करने के लिए ड्यूटीज़ और टैरिफ बढ़ा देती है प्रोडक्ट में, है ना। अब मैं मास प्रोडक्शन कर करके अगर कोई चीज़ को आपके मार्केट में डंप कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा ना, कम रेट पे डंप करूँगा। कम रेट पे डंप करने का यहाँ पे ये नुकसान उठाना पड़ेगा कि जो बायर्स होंगे
वो प्रेफर करेंगे कि जो माल उन्हें कम रेट में मिल रहा है उसे खरीद लेते हैं, है ना। तो इसीलिए मार्केट्स को प्रिजर्व करने का प्रयास करा जाता है। आगे देखते हैं। एन अनसर्टेन आउटलुक, economic indicators point towards slower momentum. This might tilt balance away from status quo and interest rates. In recent weeks, commentary from Reserve Bank of India has been optimistic about the economic growth momentum in the country, underlining its resilience. For instance, in this comments on October meeting, ये असल में हाल ही में आरबीआई ने एक मीटिंग में कहा था कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट डिमांड्स आर गेनिंग मोमेंटम, सब ठीक चल रहा है, मार्केट आपकी ग्रो कर रही है। सेंट्रल बैंक हैड देन पेग द इकोनॉमी टू ग्रो एट 7%, और ये भी कहा कि सब ठीक चल रहा है और 7% का ग्रोथ रेट हमें सेकंड क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा, और पूरे साल का 7.2% हमने बताया है। फॉर इंस्टेंस, ऑन द प्रोडक्शन साइड द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्चुअली फेल बाय 0.1%। अब यही विरोधाभास नज़र आ रहा है कि जो बात सेंट्रल बैंक कहना चाह रहा है, मगर जो बात रियलिटी में दिख रही है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 0.1% गिरा है। अब आप ये मत सोचिएगा सर 0.1% ही तो गिरा है, इसमें क्या होता है। देखिए 0.1% में इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं और कहाँ से कहाँ गिर जाती हैं, पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है। Industrial output has grown 4.2% in the financial year so far down so far down from 6.2% over the same period last year। और वहीं पे हमारा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था जो लास्ट ईयर 6.2 ईयर पे था, वो इस साल हमारा 4.2 परसेंट पे था, तो इस साल हमारा 4.2% पे है। Similarly, 8 core industries, including cements and steel, have grown at a slower pace this year as compared to last year। और जो हमारी 8 core industries हैं वो भी आपकी बहुत ही धीमी ग्रोथ पे चल रही हैं compared to last year। September GST collections grew by 6.5%। As per FADA, sales of passenger vehicles have grown at just 1% in the first half of financial year, while those of commercial vehicles have actually fallen. However, other indicators have been relatively healthy. Two-wheeler output is up, as are non-oil exports and cargo traffic at ports. As per ICRA, value added is expected to grow at 6.4% in the second quarter, down from 6.8% in the first quarter। तो यहाँ पे हमारे सामने, और यहाँ पे द स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट prepared by economists at the RBI acknowledges this slackening of momentum in the second quarter, but has attributed to it idiosyncratic factors such as heavy rains। एड्रेस करा है इस रिपोर्ट में भी। It has however estimated growth for the second quarter at a bit slower at 6.8%, but the study expresses confidence about the growth momentum, arguing that private investment is showing some encouraging signs। ओवरऑल यहाँ पे जो फिर भी रियलिटी है इकोनॉमिक्स की और मार्केट की, वो आपकी जो प्रोजेक्ट करी जाती है जनरली वो पॉजिटिव ही करी जाती है, ठीक है ना, ताकि सब ठीक लगे, मगर रियलिटी हमेशा अलग होती है। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे ये पॉइंट्स भी समझ सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, कि अगर हमें किसी दूसरे देश से, विशेषकर चाइना से 100 बिलियन डॉलर्स तक का इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो आप भी समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति क्या होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अन्य आर्टिकल्स की ओर। एक्सप्लेन में आज बात करी है वाई इंडिया विल बिल्ड अ क्लाउड चेंबर अंडर मिशन मौसम। The government mission Mawsam launched last month aims is to not just improve weather forecasting but also manage certain weather events। ये असल मिशन मौसम सरकार ने शुरू करा था। What is a cloud chamber? A cloud chamber resembles a closed cylindrical or tubular drum inside which water vapor, aerosols, etc. are injected.
under desired humidity and temperature conditions. A cloud can develop inside the chamber. The facility will allow scientists to study the seed particles to form cloud droplets or ice particles. इस छोटे से सैंपल के माध्यम से साइंटिस्ट अध्ययन करेंगे. Many countries have basic cloud chambers with limited functionalities to perform such studies. With Mission Mawsum, India is building a cloud chamber with convection properties as is required to study Indian monsoon clouds. और उस क्लाउड चेम्बर में एक तरीके से आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने का प्रयास करेंगे. What are the various phenomena which are contributing to formation of clouds? What is actually going on inside them? और पॉल्यूशन को कैसे इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, या हाउ कैन पॉल्यूशन मैनिपुलेट द मानसून साइकिल. How will scientists use a chamber? With establishment of a convectional cloud chamber, scientists will have to flexibility tailor physical atmospheric parameters to suit environmental requirements that influence Indian weather and climate. उससे वो अध्ययन कर पाएंगे. We have certain new ideas within a controlled environment where we can apply various temperature humidity. मतलब उसी पर्टिकुलर चेम्बर में एक्सपेरिमेंटल रूप से पहचान पाएंगे कि क्या करना है. कैसे समझे फिनोमिना जो चेंज हो रहे हैं क्लाउड्स को लेके. For the next 8 to 24 months, the Indian team will focus on developing complex and highly advanced instrumentations and probes that will be deployed once the chamber is ready. The civil construction of the chamber will happen in coming months. We will need highly advanced instrumentation backup capable of monitoring the minute properties of the conditions under investigation. We will also have to perform seed particle injection into the chamber, which will offer us a scenario to look at different environmental conditions. अपने हर प्रकार का अध्ययन यूज़ करेंगे ताकि इससे हम रिसर्च कर पाएँ. इन इंडिया एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डन ऑन क्लाउड सीडिंग. क्लाउड सीडिंग होती है बेसिकली आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए. हेल्प जनरेट रेन. Under the CAPEX program, trials were done over limited geographical area along the rain shadow region of Maharashtra, Solapur. Analysis of the experiment suggests that under suitable conditions, cloud seeding was an effective strategy for enhancing rainfall. और क्लाउड सीडिंग को कहीं ना कहीं बेहतर बताया गया था फॉर आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए. अगला आर्टिकल है द बायोडाइवर्सिटी COP16 कोलंबिया. As head of annual climate change meeting scheduled in Baku, Azerbaijan, this year from November 11, countries are currently assembled in Colombian city of Cali for UN Biodiversity Conference. The CBD came out of September 1992 Rio Earth Summit. हम जानते हैं कि 1992 का जो रियो अर्थ समिट हुआ था वहीं से कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शुरू हुआ है आपका. इस साल की मीटिंग में COP16 है. इस फर्स्ट ईयर आफ्टर लैंडमार्क एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी वाज फाइनलाइज्ड 2 years ago. द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. क्या बातें करेंगे इसमें, किन मुद्दों पे जानते हैं. This includes so-called 3x3 targets, a commitment to put at least 30% of world lands and oceans, especially biodiversity-rich areas, under conservation. तो यहाँ पे 30% मिनिमम जो है आपका लैंड और ओशंस को बायोडाइवर्सिटी एरियाज को कंजर्वेशन में लाएं. एंड टू इनिशिएट रेस्टोरेशन वर्क इन एट 30% डिग्रेड लैंड. और मिनिमम 30% डिग्रेड लैंड को वापस से हम रिस्टोर करें और मरीन इकोसिस्टम्स को भी. तो यहाँ पे हमारे सामने क्या आ रहा है, 30x30 टारगेट है. मतलब मिनिमम 30% लैंड और ओशंस को हम बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज को कंजर्व करें और 30% ऑलरेडी डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करें. तो यहाँ पे पहला 30 हमको कंजर्वेशन की बात कर रहा है और दूसरा हमको रिस्टोरेशन की बात कर रहा है. The climate crisis and the threat to biodiversity are closely linked. Both are caused by indiscriminate extraction of natural resources, overconsumption, and the unsustainable human activities. The two crises also feed off each other. Climate change has been expediting the loss of biodiversity, while changes in land and oceans have been contributing to global warming. While climate change and biodiversity discussions have taken place on separate tracks over the last 3 decades, their interlinkages are becoming increasingly evident. This has resulted in growing convergence in the goal and outcome of these two negotiations. आगे बढ़ते हैं. The High Seas Treaty, also known as the Agreement on Biodiversity Beyond National Jurisdiction, which was finalized last year as a separate international agreement to maintain ecological health of oceans, was a major step towards 1330 targets. अब देखिए 13 to 30 टारगेट हमने बताया अभी आपको, इसमें हमने क्या बात कही थी कि कंजर्व करना है ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी रिच लैंड एंड ओशन को 30% को.
तो ये भी आपका हाई सी ट्रीटी के अंतर्गत हेल्प करेगा और ये पॉसिबल हो पाएगा। BBNJ, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल jurisdictions. One of the objectives of higher studies is to demarcate protected areas in biodiversity rich parts of ocean, just like national parks or wild reserves. और ये चिन्हित करेगी ये पॉलिसी आपकी बायोडाइवर्सिटी एरियाज को। Shared genetic resources. The goal of high CCT is to ensure that benefits from exploitation of genetic resources in the ocean outside of national boundaries of countries. और जो है ना, जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है उसे छेड़ना नहीं है, कंजर्व करना है। At COP16, countries are negotiating the sharing of benefits from the use of genetic information of plants and organisms that has been made possible by advances in modern science. जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंजर्व करना, उसका अध्ययन करना, उसे डिस्ट्रॉय होने से रोकना। जेनेटिक सीक्वेंसेस स्टोर्ड डिजिटली आर कमर्शियली लुक्रेटिव and are used by corporation for making a variety of items. COP16 is expected to deliver some decisions on how these digital sequences can be used, who can use them, and what a fair and equitable mechanism for sharing of profits would be. अगला आखिरी पैराग्राफ आता है कि क्वेश्चन फॉर फाइनेंस. Like in climate change negotiations, finance is crucial in CBD discussions. On 23 goals of Kunming monetary framework is to mobilize at least $200 billion per year by the year 2030. अब देखिए ये सब जो मीटिंग बातें करते हैं, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, उसे लगता है पैसा, तो ये पैसा कंट्रीज़ देती हैं. Developed countries must provide at least $20 billion every year to developing countries to support their biodiversity related work, ताकि ये biodiversity related work वो कर पाएँ. ऐसा होता नहीं है जबकि. This money has to increase at least $30 billion every year by 2030. Ways and means to mobilize these financial resources is one of the main items on the agenda of COP16. ओवरऑल यहाँ पे हमारे सामने जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आ रही वो है 30x30 टारगेट. ठीक है ना. 30% लैंड को कंजर्व करना है, 30% लैंड को रिस्टोर करना है, लैंड एंड ओशन को रिस्टोर करना है. ठीक है. और यहाँ पे हमने जाना कैसे क्लाउड चेम्बर बना रही है मिशन मौसम के अंतर्गत साइंटिस्ट, ताकि उसमें क्लाउड फॉर्मेशन करके और स्टडी कर पाएँ चेंजिंग वेदर, मॉनसून वगैरह वगैरह, कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं अपनी हवा को. और अभी ब्रिक्स समिट कज़ान में हो रही है रशिया में, ये आपके लिए काफ़ी है जानना. इसके अलावा इसमें जो बातें पहले हो जाएं उसके बाद जो आर्टिकल्स आएंगे उन पर ध्यान दीजिएगा. ठीक है ना. अभी कमेंट्री वाले आर्टिकल्स में देखिएगा, एक बार हो जाए मीटिंग उसके बाद जो आपके सामने आर्टिकल्स आएंगे आप उस पर ज़्यादा बेहतर ध्यान दीजिएगा. अगर ये कुछ डेटाज हैं आपके सामने, इसको एक बार देख लीजिएगा. ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा. इसी के साथ आज के लिए रखते हैं. इसको एक एनालिसिस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. थैंक यू.